हेलो गाइस, सो हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे थे जो कि चैप्टर नंबर 8 है एच सी वर्मा से और चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम NCERT। और इनमें थियरीज और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए हैं, बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है गाइस। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, मैंने ऐसा बताया भी था चैप्टर के बिगिनिंग पे, तो अभी वो सिलसिला जारी है। और ये सेम कंटेक्स्ट पे लेक्चर नंबर 35 है जिसमें हम क्वेश्चंस 37, 38 और 39 डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है फ्रॉम HC वर्मा। तो चलो गाइज एक एक करके देखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, दिस ये जो ब्लॉक है हमारे पास, दिस इज व्हाट, इसकी जो वेट है जो mg है दैट इज गिवन एज 10 न्यूटन एंड दैट ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व ट्रैक AB जो है यहाँ से दिख रहा है, ये जो ट्रैक है ऐसे, दिस इज व्हाट स्मूथ कर्व ट्रैक है, ये स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, जॉइन टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सर्फेस। बट जैसे ये B यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, उसके बाद की जो ट्रैक है ऐसे समझ लो दूर तक है ऐसे, ये उसके बाद रफ ट्रैक स्टार्ट हो जा रही है, मतलब रफ हॉरिजॉन्टल सर्फेस स्टार्ट हो जा रही है। ट्रैक AB है, उसके बाद रफ हॉरिजॉन्टल सर्फेस स्टार्ट हो जा रही है, तो कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा यहाँ पे एंड दैट इज गिवन ऑलरेडी। द रफ सर्फेस हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.2, तो ये गिवन है दैट इज 0.2 म्यू विद द ब्लॉक, इस पर्टिकुलरली ब्लॉक के साथ। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सर्फेस, जो यहाँ पे गिवन है, देखो हॉरिजॉन्टल सर्फेस ये है, इससे 1 मीटर अबव है, वहाँ से स्टार्ट किया इस ब्लॉक ने स्लिप करना ऑन द ट्रैक। सबसे पहले इसने फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे स्लिप किया, उसके बाद रफ सर्फेस पे आया ये ब्लॉक। सो कह रहा हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सर्फेस, द रफ सर्फेस पे कितना फार मूव करेगा। तो गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हमें वर्क एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा A to B, उसके बाद न्यूटन्स लॉज वाला अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे, इस वाले सरफेस को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस मानता हूँ। दिस इज़ व्हाट जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस। और यहाँ से फिर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, जहाँ भी देखना है वहाँ पे। तो हमने फिक्स कर लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो 1 मीटर अबव जो पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वेल वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं बल्कि mgh होना चाहिए, होगा ही होगा mgh। तो एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, सबसे पहले A to B एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद B के बाद हम एनालाइज करेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन है। तो A to B आप एनालाइज करोगे, फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है। अगर आप अर्थ को भी सिस्टम का पार्ट मानोगे तो वहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो एनर्जी एट A क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी A पे, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ये ब्लॉक मूव करना। तो A पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो मैं बता चुका हूँ, दैट इज mgh। mg कितना अपना 10 न्यूटन है, h कितना है 1 मीटर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो। और B पे देखो क्या होगा, B पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इस लाइन को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो देयर, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वहाँ पे हाफ mv²। तो यहाँ से आपको V निकालनी है, ये 2 इधर जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 20 अपॉन m दैट इज इक्वल्स टू V²। यहाँ से m कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा अपने पास, m इज इक्वल टू 10 अपॉन g। तो इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आएगा अपने पास, V² इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 अपॉन g ऐसा। तो ये क्या आ गया V अपने पास, V इज़ नथिंग बट √2g, ये अपने पास V आया। तो ये कहाँ की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एट पॉइंट B है, जहाँ पे ये ट्रैक फिनिश हो रहा है, वहाँ की वेलोसिटी है अपने पास ये। तो इसको मैं अगर देखो अभी B के बाद की जो ट्रैवल करेगा ये ब्लॉक, B के बाद जो ट्रैवल करेगा उसको अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। वहाँ पे न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, अभी देखो ये जो VB है, जो पॉइंट B पे वेलोसिटी है ब्लॉक की, वो कैसा होगा, बेसिकली वो इनिशियल वेलोसिटी होगा इस ब्लॉक के लिए, फर्दर मोशन के लिए, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है जीरो है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सर्फेस। हाउ फार मतलब, फार का मतलब क्या कि कहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उतना डिस्टेंस हमें निकालना है। और हमें क्या गिवन है, म्यू गिवन है अपने पास। तो यहाँ से फोर्स कितना होगा एक्चुअली में, यहाँ से फोर्स होगा जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज माइनस ऑफ म्यू mg, ये फोर्स होगा अपने पास, कोई डाउट नहीं है इस पर। तो अभी ये फोर्स होगा, तो मैं मास से अगर डिवाइड कर दो इसको, फोर्स अपॉन मास, तो अपने पास एक्सेलरेशन होगा ये, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ म्यू इंटू जी। ये इतनी एक्सेलरेशन होगी हमारी, ये फर्दर मोशन के लिए, B के बाद के लिए। तो एक्सेलरेशन भी अपने पास है, दैट इज माइनस ऑफ म्यू जी। ये तो आपको समझ में आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने यूज़ किया यहाँ पे।
तो और उसके बाद मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, दैट इज़ 0, एक्सेलरेशन पता है माइनस म्यू इनटू जी। यहाँ से x निकल जाएगा गाइज। तो चलो देखते हैं x निकाल कर यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अगर x निकालूँ तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v अपने पास 0 है, दिस इज फाइनल, बेसिकली दिस इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √2g, स्क्वायर करोगे आप 2g आएगा। दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी है, म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये जी कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। म्यू अपने पास पता है 0.2 है, तो 1/0.2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से ये ऊपर गया, ये 2 5 जा 10। सो एक्स कितना है अपने पास 5 मीटर, और ये क्या होगा, ये जस्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो देखो ये कितना इजी सवाल था, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप किया गया, इसलिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गई। बट एक बार अगर आप जान लोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से सोच लोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है गाइस। तो आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास। हाँ देखो यहाँ पे चेन वाला क्वेश्चन आया है गाइस। ये चेन वाला एक्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, एचसी वर्मा में भी गिवन है, ये एग्जाम्पल में भी गिवन है, बट मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिया हूँ। एग्जाम्पल आप खुद से देख लेना, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। तो ये दिया हुआ है कुछ ऐसा कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास, यहाँ पे एक्चुअली में यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m है एंड लेंथ l है, ठीक है, ये थोड़ी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे l। सो यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l ओवरहैंग्स अ टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। ऐसा कुछ है, ये टेबल ऐसे मैंने बनाया, ये ऐसा कुछ चेन होगा। सो ये गिवन है कि 2/3 पार्ट जो है, 2/3 पार्ट मतलब क्या, 2/3 L वो टेबल के ऊपर है, तो बचा कितना 1/3 यहाँ पे है। फाइंड द वर्क टू बी डन बाय पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। अभी कह रहा है कि ये जो पार्ट हैंग कर रहा है इस चेन का, उसको वापस आप अगर इस टेबल पे रख दोगे, मतलब इसको ऐसे पीछे करके, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसने उसको उठाकर ऐसे बैक ऑन द टेबल रखा है, ताकि वो सारी चेन एक तरफ आ जाए, मतलब ऊपर ही आ जाए। तो ये कुछ ऐसा सवाल है। एग्जाम्पल में जस्ट ऑपोजिट है, एग्जाम्पल में बोला गया है कि इसको पूरे को नीचे करना है, तो कितना वर्क डन किया गया है, करा जाएगा उस पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पे जस्ट एचसी वर्मा सर ने रिवर्स किया क्वेश्चन को, और ये टोटल मास कितना है चेन का, दैट इज m है। तो यहाँ पे गाइज देखो आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है। आपको कोई भी फ्रिक्शन नहीं गिवन है यहाँ पे, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ भी ऐसी वरी करने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट देखना है, मतलब ग्रेविटेशनल वर्क और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उससे खेलना है आपको, बस उस तरीके से ही आपको ध्यान देना है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हम देखते हैं। हाँ, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे मैंने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन लिया है, सरफेस लिया है। दिस इज़ बेसिकली ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। आपको करना क्या है, ये L/3 वाली जो चेन है उसको उठाकर ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हम इसके सेंटर ऑफ मास से डील करते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। आप देखो चेन इतने पार्ट्स से बनी हुई है, तो आप उतनी कॉम्प्लेक्सिटी पे बच जाओ, बस यहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ मास देखो। तो जो L/3 है, क्योंकि मास देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द चेन, ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा दैट मास इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो L/3 का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली इसके सेंटर पे होगा, कुछ यहाँ पे। तो आप L/3/2 करो, दैट इज़ L/6। तो L/6 पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा कुछ ऐसा बीच में। तो उस सेंटर ऑफ मास को बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अभी देखो आपको ये पूरे चेन को ऐसे L/3 को उठा के ऊपर रखना है। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि सेंटर ऑफ मास को, ये L/3 का जितना मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इस सेंटर पे, तभी हम उसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जस्ट आपको उस पॉइंट को जिसकी मास उतनी है, कितनी है, वेल देखो ये 2/3L है, तो इसकी मास कितनी होगी, 2/3 होगी। दिस इज़ 2/3m एंड दिस इज़ वॉट 1/3m। तो इतने मास को जो कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पे, L/6 पे, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास ले रहा हूँ, तो L/6 पे कॉन्सेंट्रेटेड है m/3 मास। तो उतनी मास को आपको उठाकर ऊपर रखना है। तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालना है। तो बहुत ईजी है। अब ग्रेविटी नीचे है, लेकिन आपको उठाकर उसको ऊपर रखना है, मतलब ऊपर फोर्स लगाना है। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप, और आपको उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो अभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज F एक्सटर्नल एंड दिस इज F ग्रेविटी। तो हम ग्रेविटी फोर्स के कारण नहीं निकाल रहे, बल्कि वो पर्सन कितना वर्क डन कर रहा है वो निकाल रहे हैं। तो अभी उसको कैसे लिखेंगे, हम जस्ट mgh लिखेंगे, लेकिन ये m जो होगा वो क्या होगा, m/3 होगा मल्टीप्लाइड बाई g, और h क्या होगा, L/6 होगा।
L/6 क्यों होगा मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे पूरा ही सेंटर ऑफ मास का लेना देना है। यहाँ पे आप इस पूरे जो चेन जो नीचे हैंग कर रही है, ओवर हैंग कर रही है, उसको मान लो कि अपने सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। वो पूरी चेन एक छोटी यहाँ पे बन गई है, और उस छोटी सी चीज़ को जिसकी मास m/3 है उसको उठा के आपको जस्ट टेबल पे रख देना है। तो ऐसे सोच कर चलना आप। तो वहाँ से कितना आया ये अपना mgL/18 आया। दैट इज़ द आंसर। ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपको सोचना समझना है, ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड मत नहीं करना है। एक बार जब आप जान जाओगे कि कैसे करते हैं, सिमिलरली अगर ऊपर से नीचे भी लेकर आते हैं हम तो वैसे ही करते हैं। जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस एज्यूम कर लिए, वो ऊपर से नीचे गया तो इनिशियली कितनी एनर्जी है, बाद में कितनी एनर्जी चाहिए, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिमिलरली हम इसी तरीके से करते हैं, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, जैसा HC वर्मा सर ने भी किया हुआ है। तो आप ज़्यादा सोचना नहीं इस क्वेश्चन को, जस्ट सेंटर ऑफ मास से ही चलना, जब तक कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊपर उठा के रख दिया, नीचे गिरा दिया, ऐसे में क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ मास से चलना है, जो कि मैं यहाँ पे चला। अभी पूरी मास को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानना है, और वहाँ से आपको डिस्टेंस लेना, वहाँ से हाइट लेना है। जो स्मॉल h है वो पूरे नीचे से मत लेना, वो सेंटर ऑफ मास से लेना। जो mgh में h है वो सेंटर ऑफ मास से ही लेना हमें। तो ऐसे ही करना है गाइस। अभी चलो इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। मतलब अपने पास सेम चीज़ है, ऐसा टेबल है, 2/3 पार्ट ऊपर है एंड 1/3 पार्ट नीचे है। दिस इज L/3 एंड दिस इज 2L/3, सेम है अपने पास। बट यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। दिस इज नॉट 11, दिस इज बेसिकली म्यू। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। जब चेन टेबल से स्लिप कर जाए, मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे, जो एंड पार्ट है वो भी नीचे आ जाए, मतलब स्लिप करके पूरी चेन जब नीचे जस्ट आ जाए यहाँ तक, तब आपको निकालनी है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था और जो एक्सरसाइज का इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने, उसमें क्या था, कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं थी, पूरा ही मामला स्मूथ था। बट अभी फ्रिक्शन आ गया, आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो गाइस देखो, क्या मैं भी स्टार्टिंग में क्या सोचा था जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने गया था, तो मैं कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की सोच रहा था। W = ΔK, ये मैं लगाने की सोच रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट मुझे प्रॉब्लम क्या हुई गाइस, कि अपने पास कोई भी वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे है नहीं। हम कोई भी वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप काइनेटिक एनर्जी वाले केस में फंस जाओगे। यहाँ पे आपके पास कोई भी तरीका नहीं होगा जिससे आप वेलोसिटी निकाल सको। और यहाँ पे वर्क डन भी दो चीज़ों की है, एक फ्रिक्शन की वर्क डन है और एक ग्रेविटी की वर्क डन है, या फिर जो वो एजेंट वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वैसा आप सोचोगे तो। बट यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, तो जस्ट आपको ग्रेविटी का वर्क डन लेना पड़ेगा। तो एक ग्रेविटी का वर्क डन है, एक फ्रिक्शन का वर्क डन है। तो वहाँ से भी कॉम्प्लेक्सिटी है इस तरफ से, और इस तरफ से भी अपने पास अननोन है। वेलोसिटी आप कोई भी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालूँ प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखूँ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं ऐसे सोच रहा था, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू के ई फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो जीरो ही है, के ई फाइनल माइनस ऑफ जीरो। तो अपने पास अगर ये होता और ये हम निकाल लेते तो W ऑफ F निकल जाता अपने पास। बट ये अपने पास है नहीं, ये अपने पास है नहीं, ये अपने पास है नहीं, दो अननोन्स हो गए, सिर्फ एक ही नोन है। तो इससे अपनी कोई भी बात बनेगी नहीं यहाँ पे। तो अभी देखो दूसरी डायरेक्शन में कैसे सोचा मैंने। दूसरी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से सोचा मैंने, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस यूज़ किया मैंने। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। अभी तक जो सेंटर ऑफ मास वाला अप्रोच था वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट में जाके खेलना पड़ेगा, एलिमेंटल वाली चीज़ों पे जाके खेलना पड़ेगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को जैसे कैसे कम करते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अभी L/3 है, और मैंने सोचा कि कुछ समय बाद क्या होगा कि L/3 के बाद वाला, ये देखो जो x लेंथ मैंने यहाँ से लिया है, x लेंथ है। सपोज करो कि ये x लेंथ नीचे आ गया, मतलब L/3 पे यहाँ पे इस ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे L/3 ओवरहैंग कर रहा है। उसके बाद मैंने माना कि ये जो x है एडिशनली वो ओवरहैंग कर गया, x जो है वो नीचे ऐसे आ गया, तो L/3 नीचे आया, x ऐसे आ गया। ये समझ लो आप, ये x है अपने पास, मतलब ऊपर से, ठीक है। तो वो x है और x नीचे आ गया। उसके बाद ये अभी dx लेंथ जो है, ये स्मॉल dx है, वो नीचे आने वाला है। जस्ट अभी वो वाला इंस्टेंट मैंने लिया है कि x अपना नीचे ओवरहैंग कर गया, अभी dx ओवरहैंग करने वाला है। तो ये पूरी एलिमेंटल चीज़ पे हम डील करेंगे, इस dx पे डील करेंगे। तो ये जो dx है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको लेना पड़ेगा। तो L लेंथ का मास कैपिटल M है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, M/L dx। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो dx लेंथ की मास जो है M
अपॉन एल डी एक्स है, ये हमें पता है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज़ नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये भी हमें पता है, दैट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमें पता है। और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि फ्रिक्शन है गाइस, फ्रिक्शन रोकेगा उसको। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है अपने पास, वेल वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू अपने पास है, नॉर्मल क्या होगा, ये डी एक्स मैंने लिया है, डी एक्स का मास है एम अपॉन एल डी एक्स, दिस वन इंटू जी, ये होगा अपने पास नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि देखो ये नीचे ऐसे लगेगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नॉर्मल होगा। और ये मास कितना है, एम अपॉन एल डी एक्स, तो दैट मच इंटू जी, इसीलिए मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू नॉर्मल। तो ये हो गया अपने पास फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, दिस इज एक्स, क्योंकि एक्स डिस्प्लेस कर गया है वो, उसके बाद एडिशनल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करने जा रहा है वो, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो आपको यहाँ पे जो वर्क डन लिखनी पड़ेगी वो ये वाला एक्स लिखना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट किया उसने, और इनटू ये वाला फोर्स लिखना पड़ेगा फ्रिक्शन। तो ऐसे कैलकुलस आप अप्लाई करोगे, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे सोचोगे डी एक्स क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि डी एक्स तो अभी करने जा रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट कर चुका है वो एक्स कर चुका है, इतना वो डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, इसलिए मैंने ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उतना डिस्प्लेसमेंट लिया है। ये एक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये एक्स भी छोटा ही है, मैं छोटा छोटा पार्ट ले रहा हूँ जो कि ये नीचे जा रहा है, बट उससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटा ये डी एक्स है। तो एक्स पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, उसके बाद फिर ये स्मॉल डी एक्स करवाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोर्स तो वो वाला लिया बट डिस्प्लेसमेंट जो लिया एक्स लिया, क्योंकि एक्स भी छोटा है कंपैरेटिवली, ये पूरे एल और एल अपॉन 3 2 एल अपॉन 3 के कंपैरेटिव में ये एक्स भी बहुत ही छोटा है, बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डी एक्स है। तो ये अपने पास हो गया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ये बेसिकली क्या हुआ, डी डब्ल्यू हुआ, तो इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, वेल इनिशियली 2l अपॉन 3 ऊपर है, जो x है क्या है इनिशियली 2l अपॉन 3 है, और बाद में क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि सरफेस से वो पूरा ही नीचे आ गया। तो इनिशियली 2l अपॉन 3 है अपने पास ऊपर, और बाद में 0 आ गया। तो इस चीज़ को कांस्टेंट को बाहर ले लो, म्यू एम अपॉन एल जी, और ये अपने पास होगा x dx, इसका इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम 2l अपॉन 3 टू 0, ये होगा अपने पास। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे, x का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज़ फ्रॉम 2l अपॉन 3 टू 0, ये होगा अपने पास। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा अपने पास, वेल म्यू एम जी अपॉन एल आएगा मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस ऑफ 4l स्क्वायर अपॉन 9, इतना आएगा अपने पास, और अपॉन 2 है अपने पास यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन एल, एक नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4l स्क्वायर अपॉन 18, यहाँ से 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, एक l कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी एल अपॉन 9, ये अपने पास आंसर होगा। क्योंकि फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है गाइस, इसलिए नेगेटिव तो आना ही था अपने पास, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर है माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी एल अपॉन 9। तो ये भी गाइस देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आपको पता नहीं चलेगा इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम या किसी और चीज़ों में उलझे रह जाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में जाना पड़ेगा, एक्स ऐसे लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से डी एक्स लेना पड़ेगा, और डी एक्स से इस प्रकार से डील करना पड़ेगा, जैसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में बताया। तो इसको एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कहीं से ढूंढना अगर मिले आपको, तो मुझे कोई मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन बट दूसरा क्वेश्चन, तो मैं वापस से उसको ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, मतलब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज़ ये था इस वीडियो के बारे में, ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे लगता है कि इससे डाउट होगा अभी आपके मन में, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइज़। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ गाइज़, तो तब तक के लिए थैंक यू।